हेलो दोस्तों, हम लोग 2023 के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। पार्ट 1 में हम लोग 20 तक किए थे। आज हम 21 से सेट लगाएंगे, ठीक है। चलिए, 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बाहरी डीएनए को मेजबान में लाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो उपयोग किया जाता है माइक्रो पिपेट या जीन गन के। किसका किया जाता है? माइक्रो पिपेट या जीन गन का प्रयोग हम लोग करते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। 22 नंबर कह रहा है कि परिपक्व शुक्राणु के शीर्ष पर एक टोपी नुमा संरचना पाई जाती है। उसे क्या कहते हैं? उसे ए क्रोमोसोम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? ए क्रोमोसोम कहते हैं, ठीक है। 23 नंबर कह रहा है कि ऐच्छिक जीन के बहुलीकरण के लिए किसका प्रयोग कर सकते हैं। तो ऐच्छिक जीन के बहुलीकरण के लिए हम लोग पीसीआर विधि का उपयोग करते हैं। याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है, वीवीआई है, ठीक है। पीसीआर विधि का हम लोग उपयोग करते हैं, पीसीआर विधि का, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि स्त्री दलपुंज बना होता है। तो स्त्री दलपुंज बना होता है स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, 3 गो से मिल करके बन रहा था स्त्री दलपुंज। किससे? स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं अगला। कह रहा है कि सिकल सेल एनीमिया किस प्रकार की रोग है? किस प्रकार का रोग है? तो सिकल सेल एनीमिया ऑटोसोम से संबंधित रोग है। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है कि खून की कमी होती है, जिसमें लड़कियों के शरीर में चिड़चिड़ापन आ जाता है, ठीक है। इस एनीमिया बीमारी बहुत ही खतरनाक है, सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। इसको याद रखिएगा, सिकल सेल एनीमिया किससे? तो ऑटोसोम से संबंधित है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 26 नंबर कि AMPR जीन किस में प्रतिरोध क्षमता विकसित करने के लिए उत्तरदायी है। तो ये प्रतिजैविक में ये रोग उत्पन्न करने के उत्तरदायी होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि बी लिफोसाइट का निर्माण कहाँ होता है। तो बी लिफोसाइट का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, ठीक है, अस्थि मज्जा में। देखिए, और रक्त कहाँ बनता है? तो अस्थि मज्जा में ही बनता है, ठीक है। अस्थि मज्जा में बनता है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा कि बी लिफोसाइट का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में। रक्त कहाँ बनता है? तो अस्थि मज्जा में, ठीक है। अगला कह रहा है कि ट्रांसजेनिक चूहा या मूसों का प्रयोग किसके लिए कर सकते हैं। तो जो ट्रांसजेनिक जो चूहा है उसका हम लोग उपयोग करते हैं कहाँ पे? द वैक्सीन के सुरक्षात्मक जांच के लिए, यानी हमारे वैज्ञानिक के द्वारा या डॉक्टरों के द्वारा कोई भी इंजेक्शन बनाया जाता है, वैक्सीन बनाया जाता है, तो सबसे पहले ट्रांसजेनिक चूहा को दिया जाता है, ठीक है। जब ये चूहा पूर्ण रूप से स्वस्थ रहता है, इसको किसी प्रकार की कोई साइड इफेक्ट नहीं होती है, तब ये क्या किया जाता है कि ये मनुष्यों के लिए दिया जाता है, ठीक है। या किसी भी देश में इसको आप आसानी से बेच सकते हैं, ठीक है। तो ये ट्रांसजेनिक चूहों पर ही क्या कहते हैं, किसी भी प्रकार की वैक्सीन का परीक्षण किया जाता है, ठीक है। अगला कह रहा है 30 नंबर कि मिट्टी में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए किसका प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए, नील हरित शैवाल का प्रयोग करते हैं हम लोग मिट्टी में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए, ठीक है। तब मिट्टी में नाइट्रोजन के लिए करते हैं तो उसमें क्या होता है कि ये क्या करता है कि वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन गैस को नील हरित शैवाल क्या करता है? अवशोषित कर लेता है, और करके क्या करता है कि हमारे मिट्टी को क्या करता है? नाइट्रोजन गैस प्राप्त करता है, जिससे मिट्टी क्या होता है? उपजाऊ होती है, ठीक है। जिसमें कोई भी फसल जब लगाया जाता है तो वो बहुत अधिक मात्रा में फसल होता है, ठीक है। और ये
जहाँ पे ये गौशाला होता है या जिसको खटाल बोला जाता है, उसमें भी जब एक तालाब बनाया जाता है, छोटा सा पोखरा बनाया जाता है, तो उसमें भी नील हरित शैवाल को रखा जाता है कि उसमें भी वायुमंडल से नाइट्रोजन गैस अवशोषित करके जल में घुलित करेगा, और वो जल जब गाय भैंस दूध देने वाली दुधारू जानवर जब उस पिएंगे तो अधिक मात्रा में दूध उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो इसको क्या किया जाता है कि उसमें भी उपयोग किया जाता है नील हरित शैवाल को। तो ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करते हैं कौन? नील हरित शैवाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेलिसनेरिया के पुष्प है जल परागित पुष्प है। किस प्रकार के पुष्प है वेलिसनेरिया का? तो जल परागित पुष्प है, ये जल परागित पुष्प है। चलिए आगे आगे देखिए कि लैक ओपेरॉन किसका प्रतिनिधि है? लैक ओपेरॉन दमनकारी जीन प्रतिक्रिया, दमनकारी जीन प्रतिक्रिया का वो एक क्या है प्रतिनिधि करते हैं लैक ओपेरॉन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे कि गर्भाशय किससे संबंधित है? तो मादा जनन अंग से संबंधित है गर्भाशय। ठीक है, ये तो याद रहेगा, मादा जनन अंग से गर्भाशय संबंधित है। उसके बाद चलिए कर है कि आरएनए का प्रयोग रोगाणुओं को नियंत्रित करने के लिए इस पौधे में किस पौधों में किया जाता है? तो तंबाकू में। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे इस नहीं होना चाहिए, यहाँ पे किस होना चाहिए। ठीक है, किस किस पौधों में किया जाता है? तो तंबाकू में। आरएनए का प्रयोग रोगाणुओं को नियंत्रित करने के लिए किस पौधों में किया जाता है? तो तंबाकू में। तो इसमें क्या किया जाता है? तो तंबाकू वाले जितने सारे तंबाकू के दुकान वाले होते हैं, तो तंबाकू की जो डंटी होती है, खैनी की डंटी होती है, उसको इकट्ठा करता है लोग और पत्ते को बेच देता है लोग। उसके बाद क्या करता है लोग कि बेचने के बाद उस डंटिया को फिर जिससे खरीदे रहता है लोग खेत वाले से, फसल वाले से, फिर उसको बेच देता है लोग। फसल वाला क्या करता है कि उसको ले करके एक पोखरा रखता है, उसी में क्या करता है कि उसको डाल देता है सड़ने के लिए। ठीक ना, डाल देता है लोग सड़ने के लिए, और जैसे ही वो सड़ जाता है, बदबू देने लगता है, तो उसमें से उस पानी को निकाल करके जिसमें डाला रहता है लोग, अब उस फिर अच्छे तंबाकू के पत्ते पर छिड़काव करता है लोग, और उस पर जाके वो वायरस जा करके उस पर फिर अपना अभिक्रिया करके उसको रोगाणु बना देता है, जिससे क्या होता है? नशा होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्वस्थ महिला अपने पूरे जीवन काल में कितना अंडाणु उत्सर्जित करती है? तो ये अपने पूरे जीवन काल में अपने अपने पूरे जीवन काल में कितना अंडाणु? तो देखिए, अगर उसमें 400 दिया रहे, ये एनसीईआरटी के जो है वो 400 दिया रहता है। ठीक है, और जो भारती भवन का बुक है उसमें 450 दिया रहता है। तो आप लोग ऑप्शन के हिसाब से देख लीजिएगा, अगर 400 दिया रहे तो 400 मारिएगा, और 450 दिया रहे तो 450। अगर दोनों ऑप्शन दिया रहे तो 400 ही मारिएगा। अगर 400 नहीं दिया है, 450 दिया है, तब 450 मारिएगा। नहीं तो अगर 400 दिया है तो 400 ही मारिएगा अंडाणु। ठीक है, यानी एक स्त्री अपने पूरे जीवन काल में कितना अंडाणु स्रावित करती है? 400 से। गर्भाशय में कॉपर्टी के एक प्रथावी और अंतः गर्भाशय युक्ति होने का मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण है कि गर्भाशय में कॉपर आयन मोचित होने के कारण जो जीवाणुओं को भक्षाणु क्रिया में वृद्धि करते हैं, यानी मतलब कि जो भी जीवाणु होते हैं गर्भाशय के अंदर, उसको क्या करते हैं? शुक्राणुओं को भक्षक अनुक्रिया में वृद्धि करते हैं, यानी उसको मार डालते हैं। यानी प्रभावी और अंतः गर्भाशय की युक्ति होना का मुख्य कारण है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा गर्भाशय में कॉपर्टी आयन
मोचित होने के कारण शुक्राणुओं को भक्षाणु क्रिया में वृद्धि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 36 कार्बनिक जैविक विकास से पूर्ण रासायनिक विकास हुआ था, उसकी अवधारणा किसके द्वारा की गई है? तो उसकी अवधारणा की गई है AI ओपेरिन तथा जेबीएस हेल्डेन के द्वारा। ये दोनों वैज्ञानिक है, यही लोग कार्बनिक जैविक विकास के बारे में ये लोग क्या किए थे, ये अवधारणा दिए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि किस पौधों में जातियों के बीच का उत्पादन असंगजनन होता है? तो ये एस्ट्रेसिया और घास के पौधों में, एस्ट्रेसिया और घास के पौधों में होता है। ये ऑप्शन आपका सही होगा अगर आए परीक्षा में तो इसको याद रखिएगा, एस्ट्रेसिया और घास। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि एक ही स्थान पर उपस्थित रहने वाले जीन जिनकी विभिन्न अभिव्यक्त हो क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं आपका बहु एलील कहलाते हैं। एलील आप लोग पढ़े होंगे, पढ़िएगा मिलेगा, तो इसको बहु एलील कहते हैं। ठीक है, दूसरा कहता है कि सबसे अधिक तथा सबसे कम जीन वाले मानव गुणसूत्र होते हैं। तो सबसे अधिक और सबसे कम गुणसूत्र वाले मानव जीन होते हैं गुणसूत्र 1 और Y, 1 और Y। अगला है कि दात्र कोशिका अरक्तता प्रदर्शित करता है। क्या प्रदर्शित करता है? तो प्लियोट्रॉपी प्रदर्शित करता है, प्लियोट्रॉपी प्रदर्शित करता है। ठीक है, चलिए आज इतना ही क्वेश्चन को हम लोग डील करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। ओके, धन्यवाद।